सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी है अपने आप पर आत्मविश्वास। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। साथियों, हम जो बात करेंगे आज, हमारा जो सेशन चलेगा उसको लेकर अगर हम बात करें तो हम संधि को लेकर बात कर रहे थे। संधि के संदर्भ में हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है। संधि के संदर्भ में हमने जो बात की है, पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने जो बात की है वो क्या क्या बात की है साहब। तो एक तो हमने देखा है कि संधि है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। फिर हमने बात की है भाई संधि है, इस संधि के तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि है, एक क्या हो जाएगा साहब? स्वर संधि है। दूसरा जो इसका भेद है साहब वो व्यंजन संधि है। और तीसरा इसका भेद हो जाएगा वो हो जाएगा विसर्ग संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन भेद होते हैं। किसके भेद होंगे साथियों? ये तीन भेद होते हैं संधि के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के तीन भेद होते हैं। फिर हमने बात की भाई जो स्वर संधि है, पहली जो स्वर संधि है, इसकी शर्त क्या है कि पहला पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, द्वितीय पद का पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो वहां क्या हो जाएगी साहब? स्वर संधि हो जाएगी। फिर हमने क्या देखा भाई? ये स्वर संधि, इसके पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साहब? पांच भेद होने वाले हैं। पांच भेद कौन कौन से हैं? तो इनका जो पहला भेद है दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, आयाति है। इस प्रकार से कितने भेद होने वाले हैं? पांच भेद होने वाले। किसके भेद होते हैं? ये स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। फिर हमने देखा है भाई स्वर संधि है, इसकी जो पहली शर्त है वो क्या होगी कि पहला पद का अंतिम वर्ण कोई ना कोई स्वर होगा, उसके बाद में पहला वर्ण भी क्या होगा? द्वितीय पद का पहला वर्ण है, पहला पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो वहां क्या बनती है साहब? स्वर संधि है वो बनती है। ये हमने देख लिया। फिर स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, ये भी हमने बात कर लिया। अब हम जो बात कर रहे हैं, ये जो हमारी जो स्वर संधि है, ये जो 11 स्वर है, इनसे मिलकर क्या बनती है साहब? ये संधि है वो बनती है। 11 स्वर कौन कौन से होने वाले हैं साथियों? तो ये हो गए साहब हमारे 11 स्वर है वो हो गए। इनसे मिलकर जो संधि बनती है वो कौन सी होने वाली है? वो होने वाली है स्वर संधि है वो होने वाली है। कौन सी संधि होगी साथियों? स्वर संधि होने वाली है। फिर हमने बात की जो स्वर संधि, इसके जो पांच भेद हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके कितने भेद होने वाले साथियों? इसके पांच भेद होने वाले हैं, जिनमें पहला भेद है वो है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है। दूसरा जो इसका भेद है साथियों वो है गुण संधि, गुण संधि है। और तीसरा भेद होने वाला है वो कौन सा होने वाला है साथियों? तो वृद्धि संधि होने वाला है, वृद्धि स्वर संधि होने वाला है। फिर हमने क्या देखा है कि इसका जो चौथा भेद है वो होने वाला साहब यण संधि है, जिसको हम यण स्वर संधि है वो बोला करते हैं। पांचवा भेद होगा वो क्या हो जाएगा साहब? अयादि संधि हो जाता है, अयादि संधि हो जाएगा। ये कितने भेद हो गए? स्वर संधि के पांच भेद हो जाते हैं। अब हमने देखा है ये जो पांच भेद हैं, इससे में जो हमने बात कर लिया है कि ये दीर्घ संधि है। इस दीर्घ संधि के संदर्भ में हमने बात कर ली थी साहब कि दीर्घ संधि है वो कहाँ कहाँ होती है। तो पहला पद का अंतिम वर्ण अ हो, उसके बाद में अ होगा तो क्या हो जाएगा साहब? आ हो जाएगा। यानी कि कोई भी शब्द आएगा उसमें आ की मात्रा आने वाली है ना। एक पैटर्न तो यह है जहां दीर्घ संधि होती है। दूसरा पैटर्न क्या है साथियों? तो दूसरा पैटर्न ये हमने बात की थी कि भाई ई के बाद अगर ई होगा तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये दूसरा पैटर्न है। तीसरा पैटर्न क्या था साथियों? तो ऊ के बाद अगर ऊ होगा तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। और इसकी पहचान क्या आएगी? कोई भी शब्द आएगा उसमें इस प्रकार की मात्रा आने वाली है। जैसे हमने यहाँ पर एक एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास है वो कर लिया है। जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया नैनाभिराम, ये हमारे पास में शब्द आ गया साहब। अब नैनाभिराम में देखो नाम नाम में देखो आ की मात्रा आ रही है क्या? चलो साहब, इसके बाद में हमने बात की थी अतीव, देखो यहाँ पर ई है, उसकी मात्रा आ गई। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो उदाहरण आ जाएगा वो आ जाएगा साहब भानुदे। देखो यहाँ पर भानुदे है, इसमें भी नु में ऊ की मात्रा, तो यहाँ है ई की मात्रा है, यहाँ आ की मात्रा है। यानी कि कोई भी शब्द आएगा उसमें अगर कोई भी मात्रिक दीर्घ मात्रिक आता है, कौन सा भाई? आ, ई और ऊ की मात्रिक चिन्ह आता है, तो वहां समझ आएगा दीर्घ संधि होने वाली है। यहाँ तक की पहले वाली जो क्लास है हमने बात कर ली थी। हमने क्या देखा था कि यहाँ से इस ए से लेकर इस री तक के जो लोग थे वो एक बार मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है साहब? इस प्रकार से इनका निर्माण हो जाता है ना। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब? दीर्घ संधि है वो इस प्रकार से बन जाती है। अब होता क्या है, फिर दोबारा उन्होंने मीटिंग करते हैं साहब, और दोबारा मीटिंग करके ये निर्णय लेते हैं कि यार हमारा रूप तो बड़ा हो गया लेकिन हमारे पास में क्या नहीं आए? गुण नहीं आए। तो गुण प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए साहब? तो फिर ये आपस में क्या करते हैं? संधि करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर से ये ए और आ है, ये वापस आते हैं किसके पास में? इनके पास आते हैं कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो देखो पहले पद के अंत में ए होगा या आ होगा, उसके बाद में क्या होगा साहब? ई या ई होगा, तो वहां क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
पहचान कैसे आएगी कि यहाँ पर दीर्घ संधि है, एक मात्रा आएगी इस प्रकार की, कोई भी शब्द आएगा उसमें एक मात्रा, समझ आएगा संधि कौन सी होने वाली है, गुणशवर संधि होने वाली है। जैसे जैसे यहाँ पर उदाहरण अगर मैं बात करूं, राका प्लस ईस आ गया है ना, राका प्लस ईस, तो ये रा है, पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है साहब, का में क्या है, आ है, और इधर क्या आ गया, ईस आ गया, इधर आ और ई मिलकर क्या हो गया साहब, ए हो गया, है ना, ए हो गया। अब मिलाएंगे, देखो ये रा तो ऐसा कैसा गया, क्या में देखो ए मिल जाएगा तो के हो जाएगा, शेष क्या आ जाएगा, स आ जाएगा, तो क्या बन गया, राकेश। ध्यान दीजिएगा, जहां दीर्घ संधि होगी वहां पर क्या आएगा, एक ही मात्रा आने वाली है, एक मात्रा, इस प्रकार की एक मात्रा चिन्ह वो आ जाएगा, समझ आएगा संधि कौन सी होने वाली है, वहां पर गुण संधि होने वाली है। इसे इन्हें एक बार संधि करने में मना कर देता है तो ये जाता है, ए और आ है वो किसके पास गए साहब, ई के पास, ऊ के पास गए, तो पहले पद के अंत में ए होगा या आ होगा, उसके बाद में क्या आ सकता है साहब, ऊ या ऊ होगा, तो वहां क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। पहचान क्या आएगी, कोई भी शब्द आएगा उसमें एक मात्रा के साथ में खड़ी पाई आएगी, वहां क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे जैसे उदाहरण आता है साहब, सहदन उदर, सहदन उदर है, तो ये देखो स है, पहला पद का अंतिम है में देखो ए है, इधर क्या आ गया साहब, इधर आ गया उधर, ए और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो ये देखो स है में देखो ओ मिल जाएगा तो हो जाएगा, और शेष क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा। बताओ शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास में, सहोदर बन जाएगा। देखो एक मात्रा खड़ी पाई आ रही है क्या, जहां किसी भी शब्द में एक मात्रा खड़ी पाई आ जाए, समझ जाएगा संधि कौन सी होने वाली है, वहां पर भी गुण संधि होने वाली है। फिर देखिएगा, यहाँ पर ये ए और आ है वो किसके पास जाते हैं साहब, री के पास जाते हैं, तो पद के अंत में या तो ए होगा या आ होगा, और उसके बाद में क्या होगा साहब, री होगा, तो वहां क्या हो जाएगा साहब, अर हो जाएगा, है ना, अर हो जाएगा। पहचान कैसी होगी कि यहाँ पर गुण संधि है, तो ध्यान दीजिएगा कोई भी शब्द आएगा उसमें रे से पहले वाले वर्ण में क्या आएगा, ए आएगा। कैसे, जैसे हमारे पास में उदाहरण आता है, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, तो ये स, ये प, ये त है, त में देखो क्या हो गया, ए है, और इधर क्या आ जाएगा साहब, इधर आ गया ऋषि आ गया। बताओ ए और री मिलकर क्या हो जाएगा, तो अर हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये देखो स है, ये प आ गया, तय में देखो ए मिल गया, तय पूरा हो गया, इधर रह है और इधर क्या है साहब, सी है, तो ये रह है ना आगामी वर्ण के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सप्तर्षि। देखो यहाँ पर रह से पहले वाला वर्ण कौन सा है, तय, तय में क्या आ रहा है आपका, आ रहा है। तो जहां ध्यान दीजिएगा, जहां किसी भी स्वर है उसमें क्या आ जाए साहब, इस प्रकार की मात्रा चिन्ह आ जाए, रह से पहले वाले वर्ण में अ आ जाए, तो समझ जाओ संधि कौन सी होने वाली है, गुण संधि होने वाली है। तो यहाँ पर गुण संधि कहाँ होगी, तो कोई भी शब्द आएगा साहब उसमें एक मात्रा आएगी ऐसे, या एक मात्रा के साथ खड़ी पाई आएगी, या रह से पहले वाले वर्ण में अ आएगा। एक मात्रा कैसे आएगी, जैसे कि राकेश में आ गया, एक मात्रा के साथ खड़ी पाई कैसे आएगी, जैसे कि सहोदर में आ गया, और यहाँ पर रह से पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आएगा साहब, अ आएगा, वहां क्या हो जाएगी, वहां संधि हमारी हो जाएगी साहब, गुण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर गुण संधि है, उसका निर्माण इस प्रकार से होने वाला है। इसके बाद आगे हम चलते हैं साहब, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, आगामी जो है हमारा कौन सा वाला, तो यहाँ हम बात करना चाहेंगे ये वाला पैटर्न। इस पैटर्न में क्या हो जाता है साहब आपका, यहाँ हो जाएगी, ये तो हो गया कौन सा वाला, गुण संधि है, वहां हो गया। अब इसे रीने भी एक बार संधि करने के बाद मना कर दिया कि यार मैं संधि नहीं करना चाहता, तो ये ए और आ है वो कहां पर जाते हैं साहब, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाएंगे, तो फिर नई संधि का क्या हो जाएगा साहब, निर्माण हो जाएगा। कैसे, पद के अंत में या तो ए होगा और या क्या होगा साहब, आ होगा, उसके बाद में क्या होगा, या तो ए होगा और या क्या होगा साहब, आई होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा साहब, आई हो जाएगा। पहचान क्या आएगी, कोई भी शब्द आएगा उसमें दो मात्राएं। तो हम जो बात कर रहे थे साथियों, यहाँ पर अगर बात देखा जाए तो ये जो आपकी दीर्घ संधि है वो कहाँ पर होगी साहब, तो या तो आ होगा या ई होगी या ऊ होगा, वहां पर हो जाएगी साहब दीर्घ संधि। ये पहचान है दीर्घ संधि की। कैसे आएंगे साहब, शब्द इस प्रकार से आएंगे। फिर हमने बात किया गुण संधि है वो किस प्रकार से होगी, तो या तो ए होगा, ओ होगा, और क्या होगा साहब, अर होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगी साहब, गुण संधि हो जाएगी। फिर हमने देखा है साहब वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि कहाँ होगी, तो कोई भी शब्द आएगा उसमें दो मात्राएं आएगी, या दो मात्राओं के साथ खड़ी पाएगी। दो मात्राएं कैसे आएगी, जैसे कि यहाँ हमने देखा है ये वाला उदाहरण, यहाँ अगर हम बात करें तो देखो जलोद है, इसमें दो मात्राओं के साथ खड़ी पाई आ गई क्या, ये तो दो मात्राएं होगी, इसको बोला करते हैं खड़ी पाई। तो जहां दो मात्राओं के साथ खड़ी पाई आएगी वहां वृद्धि संधि, और सिर्फ दो ही मात्राएं आएगी देखो इस प्रकार से, तो वहां पर भी क्या हो जाएगी साहब, वहां पर भी हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी। समझ में आ गया। अगर हम बात करें तो संधि है, ये संधि है, संधि को याद रखने का जो एक शानदार और व्यवस्थित रूप से हमारा जो तरीका है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। बस संधि को हम अगर नहीं पढ़े, अभी तक हमने संधि नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी हम संधि की पहचान है वो कर सकते हैं, कोई भी शब्द को देखते हैं पहचान कर सकते हैं।
प्रश्न कैसे आता है साहब संधि से? तो संधि से प्रश्न ऐसे आता है कि बताओ कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होने वाला है, बस ऐसा ऐसा प्रश्न है वो आता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमने ये चीजें हैं वो देख लिया। अब हम जो देखो ए और आने सबके साथ संधि कर लेना, तो फिर ए और आने मना कर दिया तो यार मैं संधि सबके साथ कर चुका हूं तो मैं अब आगे संधि नहीं करना चाहता हूँ। तो आ और आ का पड़ोसी कौन सा साहब? ई है। तो ई ने कहा कि मैं संधि कर लूंगा, तो फिर देखेगा हमारा नई संधि का निर्माण होता है। कौन सी संधि होती है फिर? तो वो होती है साहब यण संधि। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो हमारे 11 स्वर हैं इनके मध्य जो संधि हो रही है वो कौन सी संधि है साहब? तो वो हो जाएगी हमारी स्वर संधि है वो हो जाएगी। तो इसको लेकर हम समझने का प्रयास वो कर रहे थे और यहाँ पर जो ये संधि बन रही है वो इस प्रकार से बन रही है और ऐसे निर्माण होगा तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब समझिएगा, यहाँ पर ए और आने सबके साथ संधि कर लेना, तो फिर ए और आने मना कर दिया कि यार मैं संधि नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, बस कहा पड़ोसी कौन सा साहब? ई है। ई ने कहा कि मैं संधि कर लूंगा। अब मेरी शर्त क्या होगी? देखो ई और ई के बाद में क्या होना चाहिए साहब? असमान स्वर होना चाहिए, है ना? ई के ए और आ का पड़ोसी कौन सा? ई है। तो ई ने कहा कि मैं संधि कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त क्या होगी कि मेरे बाद में क्या आना चाहिए साहब? असमान स्वर। तब इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। अब ये असमान स्वर कौन से होते हैं? असमान स्वर हम किसे मना करते हैं? तो असमान स्वर का मतलब हो गया कि भाई ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर। क्योंकि ई के बाद अगर ई आ गया तो समान हो गया, और जहां समान होता है वहां क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। भाई ई के बाद अगर ई आ गया तो ये तो समान हो गया, और देखो दीर्घ संधि में कैसे था? ऐसे तो था कि ई के बाद अगर ई आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बोल दिया गया कि इसके बाद में क्या आना चाहिए? असमान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर का मतलब हो गया भाई ई के बाद ई है वो नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी आ सकता है, तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी? वहां हमारी यण संधि हो जाएगी। कैसे? जैसे आ गया साहब, जैसे कि हम बात करें प्रति प्लस एक, ये हमने एक उदाहरण दिया। संधि कहाँ होती है साहब? तो पहला पद का तो अंतिम वर्ण हो और द्वितीय पद का पहला वर्ण हो, वहां पर क्या होती है? संधि होती है। तो यहाँ पर ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा। असमान स्वर का मतलब हो गया भाई ई के बाद ई नहीं आ रहा। कैसे? जैसे जैसे आता है प्रति प्लस इक। प्रति प्लस इक आ गया क्या? तो ये प्र है, तय में ई है, और इधर क्या आ गया साहब? इक आ गया। बताओ ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा, और मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका प्रतीक बन जाता है। तो ये तो दीर्घ संधि हो गई, ये तो क्या हो गई साहब? दीर्घ संधि हो गई। तो यहाँ पर बोला गया कि ई के बाद इधर ई नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, तब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये प्र है, तय, और ये दोनों व्यंजन तय हलंत आ गया। ये में देखो ए मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, शेष क्या आ जाएगा साहब? क्या आ गया? तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्येक है वो बन जाता है। तो जहां यण संधि में पहचान क्या होती है? यण संधि की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये से पहले वाला वर्ण है वो क्या मिलेगा? आपको आधा अधूरा मिलेगा। जहां ये से पहले वाला वर्ण आधा अधूरा मिल जाओ, समझाओ संधि कौन सी हो रही है? यण संधि हो रही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ हम बात करते हैं अब इस ई ने एक बार संधि करने पर मना कर दिया, इसका पड़ोसी कौन सा है? ऊ है। तो ऊ ने कहा कि मैं संधि कर लूंगा, लेकिन मेरी भी क्या होगी साहब? एक शर्त होगी, मेरे बाद में भी क्या आना चाहिए? असमान स्वर है वो आना चाहिए। तब क्या हो जाएगा? इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब? वह हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। कैसे? जैसे शब्द आता है हमारे पास में अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण, ये अ है, ये पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है? नो। नो में क्या साहब? ऊ है, और इधर क्या आ गया साहब? एषण आ गया। इधर ऊ के बाद में ए आ रहा है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। अब मिलाएंगे, ए तो ऐसा कैसा गया? न और वह दोनों व्यंजन है, न हल्यंत आ गया। वह में देखो ए मिल जाएगा तो वे हो जाएगा, शेष क्या जाएगा? ऐसा का ऐसा जाएगा। तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास में? अन्वेषण हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे पहले वाला वर्ण अगर हल्यंत आ रहा है तो भी यण संधि है, ये से पहले वाला वर्ण आ रहा हल्यंत आ रहा है तो भी क्या हो जाएगी साहब? यण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद में क्या था साहब? उन्हें भी एक बार संधि करने पर मना कर दिया, इसका पड़ोसी कौन सा है साहब? री है। तो यहाँ पर क्या होता है साहब? ये बन गया तीसरा पैटर्न कि री के बाद में भी क्या आना चाहिए? असमान स्वर आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब? र हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर री के बाद असमान स्वर का मतलब हो गया कि भाई री के बाद री नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी स्वर हो सकता है। कौन सा हो सकता है? इस ऐसे लेकर उ तक हो सकते हैं, ए से लेकर औ तक कोई सा भी एक स्वर है वो हो सकता है। तब क्या हो जाएगा? इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब? र हो जाएगा। कैसे? जैसे कर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारे पास में आता है पितृधन आज्ञा। ये आ गया, शब्द आ गया साहब पितृधन आज्ञा है वो आ गया। तो ये देखो पी है, पहला पद का त्रि है, त्रि में री है।
इसके बाद में इधर क्या आ गया साहब, आ गया है वो आ गया। इधर री के बाद में री के बाद में आ गया, असमान स्वर है तो री के स्थान पर क्या कर देंगे हम, रह कर देंगे। अब मिलाएंगे, देखो ये पी तो ऐसा कैसा गया, तय और रह दोनों व्यंजन है, तरह हलियंत आ जाएगा साहब, है ना भाई। तय और रह है जब मिलते हैं तो वहां पर क्या बन जाता है, त्रा है वो बन जाता है भाई। तय और रह मिलता है तो तरह का निर्माण हो जाता है। हमने कहां पर बात की है, इनको लेकर हमने पहले भी बात कर ली है साहब, जब हमने क्या पढ़ा था वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, श त्र ज्ञ और स्र, ये चार जो संयुक्त वर्ण पढ़े थे उस समय इनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो जब तय और रह मिलता है तो क्या बन जाता है, तरह है उसका निर्माण हो जाता है। अब देखो तय भी हल्यंत है, रह भी हल्यंत है, ये तरह क्या बनेगा, ये भी हल्यंत बनेगा। और आज के आगे क्या है साहब, आ गया है। अब मिलाएंगे तो ये आ गया पी है, त्रय में देखो आ मिल जाएगा तो त्रा हो जाएगा, और शेष क्या जाएगा, ज्ञ आ जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा साहब, पित्राज्ञा बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यण संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या हो जाएगी, अगर ये से पहले वाला वर्ण है उसमें तय हल्यंत आता है तो भी यण संधि। अगर वैसे पहले वाला वर्ण जहां भी हल्यंत आएगा, आधा आएगा, समझो यण संधि। और जहां पर क्या होगा, कोई भी शब्द आएगा उसमें त्रा का प्रयोग हो जाएगा, वहां पर भी संधि कौन सी हो जाएगी साहब, यण संधि हो जाती है। तो ये यण संधि की क्या हो जाएगी साहब, तीन पहचान हो जाएगी। ये से पहले वाला वर्ण आधा अधूरा, वैसे पहले वाला वर्ण आधा अधूरा, या त्रय का प्रयोग, तो वहां पर क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाती है। अब होता क्या है साहब, इस री ने भी एक बार संधि करने पर मना कर दिया कि यार मैं संधि नहीं रखना चाहता, नहीं रखना चाहता। इसका पड़ोसी कौन सा आगे, ए है। तो ए ने कहा कि मैं संधि कर लूंगा, लेकिन मेरी भी क्या होगी, एक शर्त होने वाली है साहब, है ना। मेरी भी क्या होगी, एक शर्त होने वाली है। अब क्या होगी शर्त, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साहब, आगामी जो संधि बनती है हमारी, वो कौन सी बनने वाली है, तो वो बनने वाली साहब अयादी संधि से। अब यहाँ पर देखो क्या है, ए ने कहा कि मैं संधि कर लूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त होगी कि मेरे बाद में भी क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। तब इस एक के स्थान पर क्या हो जाएगा साथियों, अय हो जाता है। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। कैसे, जैसे आता है चे प्लस अन, चे प्लस अन, तो ये देखो च है, ये ए है, इसके आगे क्या आ गया साहब, अन आ गया। इस ए के बाद में आगे असमान स्वर आ रहा है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अब मिलाएंगे, च में ए मिल गया, च पूरा हो गया, ये में ए मिल गया तो ये पूरा हो गया, शेष क्या आ गया, न आ गया। ध्यान दीजिएगा, जहां ये से पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आ जाएगा साहब, अ आएगा। समझो संधि कौन सी होने वाली है, वहां पर अयादी ही होने वाली है, ठीक है ना। इस ए ने भी एक बार संधि करने पर मना कर दिया, इसका पड़ोसी कौन सा है, आई है। आई ने कहा कि मैं संधि कर लूंगा, है ना। मेरी भी शर्त क्या होगी, मेरे बाद में भी आना चाहिए साहब, असमान स्वर आना चाहिए। तब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर आय हो जाएगा। कैसे होगा, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं साहब। जैसे हमारे पास में उदाहरण आता है, विनय प्लस अक आ गया। ये देखो वी है, यहाँ पर नई है, नई में क्या साहब, आई है। इधर क्या आ गया साहब, अक आ गया। इधर असमान स्वर है, बताओ क्या कर देंगे हम, आई है वो कर देंगे। अब मिलाएंगे तो ये देखो वी तो ऐसा कैसा गया, न में आ मिल गया तो ना हो गया, ये में देखो ए मिल गया, ये हो गया, शेष क्या आ गया, कै। बताओ शब्द क्या बन गया हमारे पास में, विनायक बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये से पहले वाला वर्ण है उसमें अगर आ जाए तो समझो वहां पर भी संधि कौन सी होगी, अयादी संधि, है ना। समझ में आ गया भाई, अगर ये से पहले वाला वर्ण है तो भी अयादी संधि है, ये से पहले वाले वर्ण में अगर आ रहा है तो वहां पर भी क्या हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। इसके बाद में क्या होता है साहब, इसने भी एक बार संधि करने का मना कर दिया। इसका पड़ोसी कौन सा है, ये है। तो इन्होंने कहा कि मैं संधि कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। क्या होगी, यहाँ पर ओ ने कहा कि मैं संधि कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी, मेरे बाद में भी क्या आना चाहिए साहब, असमान स्वर आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। तब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे कि हम एक उदाहरण देखें, यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा साहब। जैसे आता है साहब ओ प्लस अन आता है, ओ प्लस अन आ गया। ये देखो प है, प में ओ है, और इसके आगे क्या आ गया साहब, अन आ गया। इधर देखो ओ के आगे असमान स्वर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, अव हो जाएगा। अब मिलाएंगे, प में ए मिल जाएगा तो प पूरा हो जाएगा, व में ए मिल गया तो व पूरा हो गया, शेष क्या आ गया साहब, ना आ गया। बताओ शब्द क्या बन गया हमारे पास में, पवन बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आ जाए साहब, अ आ जाए, है ना। वैसे पहले वाले वर्ण में अ आएगा तो वहां पर भी संधि कौन सी हो जाएगी साहब, अयादी हो जाएगी, है ना, अयादी हो जाती है। इसने भी एक बार संधि करने के बाद मना कर दिया, इसका पड़ोसी कौन सा है साहब, अव है। अव ने कहा कि मैं संधि कर लूंगा, है ना, लेकिन मेरी भी क्या होगी साहब, एक शर्त होगी। क्या होना चाहिए साहब, मेरे बाद में भी असमान स्वर होना चाहिए। तब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा साहब, आव हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। कैसे, जैसे आता है साहब भो प्लस उक आता है, भो प्लस उक, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ब है, ब में देखो क्या है, यहाँ पर औ, भाई दो मात्राएं आ रही है, खड़ी पाई आ रही है।
ये जो शवर होता है इसकी क्या होती है साहब, इसकी दो मात्राएं आती है और साथ में खड़ी पाई जाती है। इसकी एक मात्रा खड़ी पाई जाती है, इसकी दो मात्राएं आती है, इसकी दो मात्राओं के साथ में इसकी क्या आती है साहब, एक मात्रा आती है। ऐसे तो पहचान होती है इन शवर की। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये ब है, ब में क्या साहब, औ है। इसके आगे क्या जाएगा साहब, उक आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा साहब आओ। तो ये हमने क्या कर दिया, आ कर दिया। अब देखो भ में आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा भा, और व में ऊ मिल गया तो क्या हो जाएगा यू, और शेष क्या जाएगा क। बताओ शब्द क्या बन जाएगा, भावुक बन जाएगा। अगर वैसे पहले वाला वर्ण है उसमें आ रहा है तो समझो संधि कौन सी है, वहां पर भी आपकी अयादी संधि होने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया है अगर कोई भी संधि आती है उसको कैसे याद किया जा सकता है। शवर संधि है, शवर संधि अगर हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन शवर संधि नहीं पढ़ने के बावजूद भी हम किस प्रकार से उस संधि को हम सोल्व कर सकते हैं, है ना, किस प्रकार से यहाँ पर जो इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो वो कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आ गया, ये आ रहा है साहब हमारे पास में, ये शब्द आ गया चयन। अगर चयन शब्द आ रहा है, अगर यहाँ पर हमने संधि नहीं पढ़ी है लेकिन ये डायग्राम अगर हमें याद है तो भी हमारा प्रश्न वो सही हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर चयन शब्द है इसमें देखो दीर्घ संधि है क्या, तो दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है, कोई भी शब्द आएगा, आ आएगा, ई आएगा, ओ आएगा, क्या देखो इसमें आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा आ रही है क्या, नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है। फिर हमने देखा गुण संधि है, गुण संधि में क्या होता है, ए होता है, ओ होता है, अर होता है। देखो यहाँ पर ए की मात्रा है क्या, ओ की मात्रा है क्या, या औ की मात्रा है क्या, नहीं है साहब। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि भी गुण संधि भी नहीं है। फिर हमने बात की वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है, ए होता है ना, आई होगा दो मात्राएं और औ होगा दो मात्राओं के साथ खड़ी पाई। तो देखो यहाँ पर दो मात्राएं भी नहीं है, दो मात्राओं के साथ खड़ी पाई भी नहीं है। इसके बाद में हमने क्या देखा, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ये से पहले वाला वर्ण आधा अधूरा, देखो ये से पहले वाले वर्ण में चय में तो अ है, इसका मतलब यण संधि नहीं है। या वह से पहले वाला वर्ण आधा अधूरा, देखो वह भी नहीं है, और तरह का प्रयोग किया, तरह का प्रयोग भी नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि भी नहीं है। तो बताओ बची कौन सी, अयादी संधि। तो ये कौन सी होगी साहब, अयादी संधि। तो अयादी संधि है, इस अयादी संधि का नाम अयादी संधि ही क्यों रखा गया, तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये से पहले वाला वर्ण देखो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, अयादी का मतलब होता है जिसके प्रारंभ में अ हो। देखो अयादी में देखो ये अ आ रहा है, देखो ये आ गया क्या, है ना, आई में भी क्या आ रहा है आपका आ रहा है, औ में भी आ रहा है, और आओ में भी क्या आ गया, आ गया। तो वह संधि जिसमें ये प्रारंभ में क्या है, प्रत्येक जो आपका परिवर्तन होने वाला वर्ण है उसमें अगर अ आता है तो वो कौन सी हो जाएगी, अयादी संधि। तो यहाँ पर हमने देख लिया, अगर ये से पहले वाले वर्ण में भी क्या आया, आ रहा है तो भी अयादी संधि, ये से पहले वाले वर्ण में क्या आ रहा है साहब, आ रहा है, तो भी क्या बन जाएगी साहब, अयादी संधि, है ना, आ रहा है तो भी अयादी संधि, है ना। और अगर कोई भी शब्द आया वैसे पहले वाले वर्ण में क्या आता है साहब, आता है, तो भी क्या बन जाएगी साहब, अयादी संधि। अगर वैसे पहले वाले वर्ण में क्या आए साहब, आए, तो वहां पर भी क्या बन जाएगी, अयादी संधि। तो ये शवर संधि है। शवर संधि के जो 5 भेद है, इनका जो निर्माण है वो इस प्रकार से हुआ है। हमने ये देखने का प्रयास किया है, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के माध्यम से, कि अगर शवर संधि के जो 5 भेद हैं, ये डायग्राम अगर हमें याद हो जाता है तो हमारा शवर संधि है, शवर संधि के जो 5 भेद हैं वो हमारे लिए याद करना आसान हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि जब भी हम एक एक संधि पढ़ेंगे, अब हमारा जो आगामी जो क्लास रहेगी ना, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे, फिर गुण पढ़ेंगे, फिर वृद्धि पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे साहब आपका, ये संधि है ना, वो हम इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो इस डायग्राम को याद करने से फायदा यही होता है कि जो संधि होती है वो क्रमशः हमें याद रहती है, और याद करने के साथ साथ में हमारा स्मृति पटल है उसमें ये चीजें हैं वो स्थायी रूप से हमारे को याद भी रह जाती है, स्मृति में हमारी ये चीजें हैं ना वो लॉन्ग समय तक या लंबे समय तक हम याद रख पाते हैं। तो साथियों, जो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को याद रखना है, याद करना है, और फिर हम प्रत्येक जो संधि है उस संधि को पूरा व्यवस्थित रूप से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास है कि हिंदी को जितना सरल सहज बनाया जा सकता है, आपके लिए इतना उपयोगी बनाया जा सकता है, वो हम प्रयास रहते हैं। इसके लिए आप और मैं दोनों मिलकर इस क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो बिल्कुल अच्छे सकारात्मक परिणाम हो मिलेंगे। अगर आपको ये जो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ भी साझा करिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल में जो भी वीडियो है चैनल है उस चैनल को लाइक करने का काम है, वीडियो को लाइक करने का काम है, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम है, और बेल आइकन है उस पर क्लिक करिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो भी हमारी क्लासेज होती है उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच पाएगा, और जो भी इससे संबंधित पढ़ाई से संबंधित जो भी कोई कंटेंट होगा वो आपके पास पहुंच पाएगा, तो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। इसलिए साथियों, क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम है वो करिएगा, अपने मित्रों के साथ में इस क्लास को साझा करिएगा। फिर मिलते हैं आगामी क्लास में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।